मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको हेलो एरीन्स का प्रिपरेशन, हेलो एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी और हेलो एरीन्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिसमें SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन और जो SN1 SN रिएक्शंस में जो सबसे टफ पार्ट पड़ता है SN1 और SN2 के लिए वो है उसका स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट। उन सभी से टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना के अपलोड कर दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनके लिंक्स से उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करता है कि क्या कायरल कार्बन होगा, इन्वर्जन क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है। तो ज़रूर वो वीडियो तो आप ज़रूर चेक कीजिए, है ना, कि स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं SN रिएक्शन के लिए। वो मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ है, तो आप उसको ज़रूर देखिए और ज़रूर समझिए उसको कि स्टेरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है। आज हम यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे देखेंगे कि हेलो एल्केन्स जो है वो किस टाइप के एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है एलिमिनेशन, मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे कोई हेलो एल्केन है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम एक एल्केन ग्रुप लेते हैं, ये हो गया, है ना, ये एक एल्केन ग्रुप हमने यहाँ से लिया। तो ये जब हेलोजन लीव करेगा तो अपने साथ या तो इस कार्बन से या फिर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन लेके वो निकल जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। इसके अलावा और प्रोडक्ट बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हेलोजन जब बाहर निकलेगा तो अपने साथ वो एक हाइड्रोजन भी लेके बाहर जाएगा, इसलिए हम लोग इस रिएक्शन को डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है कि जब एलिमिनेशन हो रहा है तो हेलोजन ग्रुप अपने साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप को भी लेके बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ HX के फॉर्म पे ये बाहर निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन को अब देखिए बाहर हाइड्रोजन भी जा रहा है और हेलोजन भी जा रहा है, इस वजह से हम इसको डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है, कब एलिमिनेशन होगा कब नहीं होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी एक हेलोजन लेते हैं, मतलब हेलो एल्केन लेते हैं। जैसे हमारा ये एक हेलो एल्केन हो गया CH3 CH2 और Br ले लेते हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन हमको कराना है एल्कोहलिक KOH से। देखिए KOH का दो टाइप का रिएक्शन होता है इसके साथ। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूँ, CH3 CH2 Br और इसके साथ होगा एक्वस KOH का रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे एल्कोहलिक मीडियम है और यहाँ पे एक्वस मीडियम है। समझ में आ रहा है? एल्कोहलिक मीडियम मतलब यहाँ पे मान लीजिए C2H5OH प्लस KOH है और यहाँ पे वाटर में सॉल्यूशन है KOH का। ठीक है, KOH का वाटर में सॉल्यूशन यहाँ पे बनाया गया है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। और यहाँ पे जो होगा वो होगा एलिमिनेशन। देखिए इसको अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे और इसको बीटा कार्बन बोलेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है एलिमिनेशन में, अभी इसको मैं आगे बताऊंगा आपको कि और डिटेल से। देखिए यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है तो माइनस KBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा और हमको मिलेगा CH3 CH2 CH2 OH यहाँ पे हमको मिलेगा, मतलब अल्कोहल मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको समझिए आप कि अगर हम एक्वस KOH का सॉल्यूशन ले लें तो अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है, और अगर अल्कोहलिक KOH ले लें तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। क्लियर हो रहा है बात? तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। दोनों में डिफरेंस है ना, ये एल्कोहलिक KOH है और ये एक्वस KOH है, दोनों में डिफरेंस। एल्कोहलिक KOH तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा, और एक्वस KOH तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? हमको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमको पढ़ना है एलिमिनेशन के बारे में। देखिए ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये जो नीचे वाला है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लियर है? नीचे वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और ये एल्कोहलिक KOH जब हम लेते हैं तो ये जो होता है ये एलिमिनेशन होता है। क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर हम एल्कोहलिक KOH ले लें तो ये एलिमिनेशन होगा, और अगर हम एक्वस KOH ले लें तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो ये डिफरेंस है। देखिए दोनों टाइप के रिएक्शन आपसे पूछे जा सकते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में, तो आपको दोनों टाइप के रिएक्शन में कन्फ्यूज़न में नहीं आना है, ठीक। हमको पढ़ना है इसके बारे में, ऊपर वाले के बारे में। तो चलिए समझते हैं फिर कि एलिमिनेशन क्या होता है। तो एलिमिनेशन को समझने के लिए पहले अल्फ़ा बीटा कार्बन समझ लीजिए, है ना। अल्फ़ा कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है, और अल्फ़ा के बाद फिर बीटा आता है, तो जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उससे नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उसको हम लोग बीटा कार्बन बोलेंगे। अब वो राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों टाइप के एग्जांपल्स बताऊंगा। और चूंकि हाइड्रोजन जो है वो बीटा कार्बन से निकलता है, बीटा हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए ये जो एलिमिनेशन होगा इट विल नोन एज द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं। तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा था उसी एग्जाम्पल को लिख लेते हैं हम यहाँ पे। CH3 CH2 ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं अल्कोहलिक KOH से। अल्कोहलिक KOH से हम इसका रिएक्शन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा Br जो है ये हेलोजन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो जिससे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है दैट विल नोन एज द अल्फ़ा कार्बन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्फ़ा कार्बन बोलेंगे, ठीक है। और अल्फ़ा कार्बन से नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। तो यहाँ पे तो एक ही बीटा कार्बन है, और बीटा का देखिए अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाता है, एसिडिक नेचर का होता है जनरली। अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसमें मान लीजिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अल्फ़ा कार्बन जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा आराम से, हाइड्रोजन वो H+ आयन के फॉर्म पे रिलीज़ कर सकता है, ठीक है। तो वो सब अलग केस हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसको समझिए कि जिससे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वो अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएगा। अल्फ़ा कार्बन से नेक्स्ट जो कार्बन है वो बीटा कार्बन कहलाएगा, और बीटा कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। क्लियर हो रहा है बात? समझ में आ रहा है ना चीज़ें, है ना। आपको समझ में आ रही होंगी आई थिंक। ये अल्फ़ा कार्बन है तो इससे जो हाइड्रोजन, ये देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे? अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाएंगे। ये बीटा कार्बन है तो बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएगा? बीटा हाइड्रोजन कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इसको ऐसा लिख लेते हैं हम, इसको नीचे लिखते हैं, सॉरी इसको तो ऊपर ही लिख देते हैं, फिर छोड़ो। ये देखो ये अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। जब एलिमिनेशन होगा तो ये तो हो गया हमारा Br यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन से, और ये हो गया हमारा CH2। तो जब एलिमिनेशन होगा तो क्या होगा, ये दोनों जो है वो बाहर निकल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ HBr के फॉर्म पे बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा ये है 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बना? प्रोप 1 इन बना, ठीक है। क्या बना?
प्रोप 1 इन बना। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इसका अगर हम लोग 1 प्रोप 1 इन से अगर मान लीजिए हमको 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है, क्या करना पड़ेगा? HBr का मार्कोनिक ऑफ एडिशन एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कराएंगे, पेरोक्साइड इफेक्ट, तब जाके ये बन जाएगा। क्लियर है कहानी? ठीक है, तो दोनों टाइप के कन्वर्जन आपको आने चाहिए। कन्वर्जन और इनके एक्सरसाइज से रिलेटेड, जैसे जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, तो इसका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है, एक्सरसाइज में स्पेशली जो कन्वर्जन दिए हुए हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप कन्वर्जन का प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो एक ही बीटा कार्बन है, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा कंपाउंड मिलता है ना, CH, इसको H इधर ले लेते, सॉरी CH2 ले लेते हैं इसको सीधा सीधा। ठीक है, और ये हो गया CH, और ये हो गया Br, और ये हो गया CH3। अब इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब यहाँ पे तो 2 बीटा कार्बन है ना, ये अल्फ़ा हो गया, ये तो अल्फ़ा कार्बन हो गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बीटा कार्बन, और ये भी क्या हो जाएगा? बीटा कार्बन। तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। ऑब्वियस सा बात है, यहाँ पे दोनों टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, एक हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, यहाँ पे इधर जगह कम है तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ये क्या बना? प्रोडक्ट बनेगा CH3। यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन जब यहाँ से निकला तो ये प्रोडक्ट बना, जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो ये प्रोडक्ट बना, है ना, इस वाले बीटा कार्बन से। CH2 से जब हाइड्रोजन निकला तो ये प्रोडक्ट बना, और जब CH3 से हाइड्रोजन निकलेगा तब क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखिए CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है बातें? जब CH2 से ये वाले इस हाइड्रोजन से जब निकला, है ना, ये फर्स्ट है मान लो, ये इस हाइड्रोजन से जब इस कार्बन से जब हाइड्रोजन निकला तो ये प्रोडक्ट बना, है ना, और जब इस कार्बन से जब हाइड्रोजन निकला तो ये प्रोडक्ट बना, है ना। तो दोनों डिफरेंसेस आपको समझ में आना चाहिए। जब पीछे वाले से निकलेगा तो ब्यूट 2 इन बनेगा, और जब सामने वाले से निकलेगा तो ब्यूट 1 इन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो 50-50 तो नहीं बनेंगे। दोनों प्रोडक्ट में से एक जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें से कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, इसके लिए सेट जेफ करके एक साइंटिस्ट थे, है ना, ईयर है 1900 में उन्होंने इस एलिमिनेशन का स्टडी किया, एंड ही फाउंड दैट कि वो एल्कीन, अब ये देखिए दोनों एल्कीन है ना, वो एल्कीन जिनके में डबल बॉन्डेड कार्बन से ज़्यादा नंबर में एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे वो स्टेबल होता है। ठीक है, ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ रहे डबल बॉन्डेड कार्बन से वो स्टेबल होता है। ज़्यादा बड़ा नहीं ना, ज़्यादा एल्किल ग्रुप, नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, C2H5 होगा, है ना, CH3 CH2 C2H5 जो है वो से डबल बॉन्डेड से जुड़ा है, मतलब यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक हो गया CH3 और यहाँ पे दूसरा हो गया, 2 CH3 जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा और नीचे वाला जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? इसको सेट-जेफ का रूल बोलते हैं। मेजर प्रोडक्ट है और ये जो है वो क्या है, माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखिए एक बार और बताता हूँ मैं आपको, जो सेट-जेफ रूल है, दैट स्टेटेड दैट द एल्कीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना, एल्कीन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन इन दैट एल्कीन इन विच मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक है, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम इज मेजर प्रोडक्ट या फिर विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि जिस आपको लिखना है इसी तरीके से, मैं आपको एक और तरीके से समझा दूंगा, यहाँ से जब एलिमिनेशन में हम देखेंगे तो इसमें समझेंगे, है ना। इसको लिखना है आपको इसी तरीके से सेट-जेफ के रूल को, कि द एल्कीन
प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, है ना, एल्कीन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड दैट एल्कीन विल बी मोर स्टेबल इन विच more number of alkyl group, in which more number of alkyl group is attached with the double bonded carbon atoms, ठीक है, जहाँ पे वो एल्कीन ज़्यादा मतलब आपका स्टेबल होगा या मेजर प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से ज़्यादा एल्काइल ग्रुप क्या हो, जुड़ा हुआ रहे। तो यहाँ पे हमको 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये तो डबल बॉन्डेड कार्बन में आएगा ना CH2, ये तो एल्काइल ग्रुप तो है नहीं, ये तो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन में आएगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन से यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो इट विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड इट विल बी माइनर प्रोडक्ट। अब दूसरे तरीके से समझ जाइए कि क्या होगा। सेटजेफ का जो रूल है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें हाइड्रोजन का एलिमिनेशन उस कार्बन से हो जहाँ पे कम हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, इससे जब एलिमिनेशन हुआ तो ये बना है। आ रहा है समझ में? जब इस हाइड्रोजन, इस कार्बन से ये जो कम हाइड्रोजन अपने को दिखाई दे रहा है, इसमें कम हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे देखो CH3, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन हुआ है ना। तो आपको समझना है कि जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ से अगर एलिमिनेशन हो रहा है, वहाँ से अगर क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा, और जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ से अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी। इसमें से जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा मेजर होगा और जो कम स्टेबल होगा वो माइनर होगा। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को आपको समझना है कि यहाँ पे एलिमिनेशन, व्हेन एलिमिनेशन टेक प्लेस देन द हाइड्रोजन then the product formed during the reaction, है ना, तो that product will be more stable in which hydrogen is eliminated from the carbon having less number of hydrogen। जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ से अगर हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ से हाइड्रोजन अगर एलिमिनेट होता है तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि वो कम स्टेबल होता है। आ रहा है समझ में? यार फंस जा रहा है यार बार बार। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, है ना। यहाँ पे फिर से एक बार देख लीजिए कि ये जो कम हाइड्रोजन है इसके पास, यहाँ से एलिमिनेशन हुआ तो ये प्रोडक्ट बना। कौन सा प्रोडक्ट है ये? ब्यूटूइन, है ना। कौन सा प्रोडक्ट है ये? ब्यूटूइन। यहाँ पे लिख देता हूँ ब्यूटूइन, है ना। इट विल बी क्या है? मेजर प्रोडक्ट। और ये कब बनेगा? जब एलिमिनेशन यहाँ से होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये क्या है? ब्यूट 1इन, ये कब माइनर प्रोडक्ट होगा और कब बनेगा? जब यहाँ से एलिमिनेशन होगा। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? अब इसमें देखिए, जो मेजर प्रोडक्ट बनता है उसको सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं या जेटसेफ प्रोडक्ट बोलते हैं, जो भी आप, है ना। सेटजेफ प्रोडक्ट बनेंगे। और जो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है इसको हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। तो हॉफमैन रूल एक्स्ट्रा ढूंढने का ज़रूरत नहीं है, यहीं पे से है। जो माइनर प्रोडक्ट बनेगा, है ना, अगर एलिमिनेशन जो है वो ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है तो माइनर प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ नोन एज द हॉफमैन एलिमिनेशन। ठीक है। और जब कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, उसको सेटजेफ प्रोडक्ट बोला जाता है। तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट हो गया जो माइनर प्रोडक्ट होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए व्हाट इज हॉफमैन प्रोडक्ट, तो आपको बताना है कि ड्यूरिंग द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन द प्रोडक्ट विच इज माइनर, है ना, विच इज फॉर्म इन द लेस क्वांटिटी इज हॉफमैन प्रोडक्ट एंड विच इज फॉर्म्ड इन द लार्ज क्वांटिटी, जो कि मेजर प्रोडक्ट है, मेजर मतलब ज़्यादा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा? आपका सेटजेफ प्रोडक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH का यूज़ कर रहे हैं। एल्कोहलिक KOH जो है ना, एल्कोहल जो खुद से एसिड के जैसा काम करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो है ना आपका जो OH है ये हैवी हो जाता है और एल्कोहल पे अटैक ना करके इस पे अटैक कर देता है।
ठीक है, और उसकी वजह से फिर एलिमिनेशन जो है वो होता है। यहाँ से हाइड्रोजन जो है वाटर के साथ चला जाएगा और KBr जो है वो निकलता है। जैसे मैं यहाँ पे HBr लिख दिया हूँ ना, तो ये एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे एलिमिनेशन जो होता है वो H2O का होता है प्लस KBr का होता है। ठीक है, यहाँ से जो OH है वो इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और कार्बन पोटेशियम जो है वो Br पे अटैक करेगा। सेम केस सिचुएशन यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो OH जो है वो हाइड्रोजन पे अटैक करके H2O बनाता है और KBr बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें H2 और KX बनेगा। अगर हैलोजन मतलब HBr बाहर नहीं निकालना है आपको, समझ में आ रहा है, यहाँ पे HBr बाहर नहीं निकालना है। वो मैं आपको शॉर्ट में समझा दिया था, शॉर्ट में बोल दिया था कि ये दोनों बाहर निकलेंगे और यहाँ पे एल्कीन बनेगा ऐसा, लेकिन वैसा एक्चुअली में नहीं है। अगर आप एक्चुअली में इसका मैकेनिज्म देखें तो होगा क्या कि यहाँ से OH जब डिसोसिएट होगा, ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कैसा होगा मैकेनिज्म। ठीक है, बता देता हूँ मैं आपको, ये आप लिख लीजिए। देखिए क्या होगा, जैसे एक ले लेते हैं अपन यहाँ पे CH3 CHH CH2Br। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेते हैं एल्कोहलिक KOH। तो ये जो KOH है ये K+ और OH- में डिसोसिएट होगा। ठीक है, एल्कोहल जो है वो खुद से एसिडिक होता है और एसिडिक होने की वजह से ये जो है ना एल्कोहलिक मीडियम में हैवी हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा फ्लोट नहीं कर पाता। तो ये बंदा क्या करता है, ये जो OH- है वो अटैक करता है इस पे। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है Br की, तो ये हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ये होगा पार्शियल पॉजिटिव। अब अपना पॉजिटिव हटाने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बंदा हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो ये यहाँ से क्या करता है, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये हो जाता है पॉजिटिव और ये हो जाता है ये, है ना। तो ये अटैक करता है इस पर। ठीक, और एट द सेम टाइम समझिए कि ये जो K+ है वो Br- पे अटैक करेगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो एलिमिनेशन है ना, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस KBr बनेगा, ठीक है, प्लस H2O बनेगा। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है। किसी भी में आपको ये चीज़ समझना है कि ये पूरा ओवरऑल रिएक्शन है। ये K+ OH-, तो OH जो है वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है और K+ जो है वो Br- पे अटैक करता है। ठीक है, यहाँ से HBr बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ पे H2O और KBr बाहर निकलेगा, है ना। तो अब अगर Br की जगह पे हम X लिख दें, क्लोरीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं, तो ये क्या निकलेगा, KX बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो है ओवरऑल रिएक्शन है बीटा एलिमिनेशन का। ठीक है, तो चलिए आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप, है ना। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स विथ मेटल, एक्टिव मेटल, जैसे कि मैग्नीशियम, है ना। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विथ मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट थे, ग्रिग्नार्ड नाम था उनका, है ना। उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। एक चीज़ आप समझिए यहाँ पे, अगर एल्किल हैलाइड एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो रिएक्शन मतलब रिएक्टिव होते हैं और किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, किसी एक सब्सटेंस से दूसरा सब्सटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ठीक है, कैटलिस्ट तो नहीं बोलूँगा मैं, रिजेंट के फॉर्म पे एक्ट करते हैं, जो किसी सब्सटेंस पे एक्ट करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब इसके बाद देखिए कि जो ग्रिग्नार्ड नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहला ये देखा कि अगर हम एल्किल हैलाइड को क्या करें, मैग्नीशियम जैसे एक्टिव डाइवेलेंट मेटल के साथ क्या कर दें, रिएक्शन करा दें, तो ये बनाता है। अब देखिए मैग्नीशियम जो है वो डाइवेलेंट है, तो एक वैलेंसी से ये एल्कीन को जोड़ लेगा और दूसरे वैलेंसी से हैलोजन को जोड़ लेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा, जिसको बोला जाता है ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट शुड मस्ट बी टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ या फिर इन एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस कंडीशन, एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, एनहाइड्रस कंडीशन होना चाहिए। अब एनहाइड्रस कंडीशन क्यों होना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए मैग्नीशियम जो होता है वो एक्टिव मेटल होता है, और अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करे, हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करे, समझ में आ रहा है, वाटर के साथ रिएक्शन करे, ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं उनके साथ ये रिएक्शन करे, तो ये जो मैग्नीशियम है ना, वो रिएक्शन कर लेगा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट है वो रिएक्शन कर लेगा, और उसके बाद ये जो ग्रिग्नार्ड रिजेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। समझिए इस चीज़ को, जैसे यहाँ पे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि एनहाइड्रस कंडीशन नहीं है, वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंस है, एनहाइड्रस का मतलब है ड्राई कंडीशन। ठीक है, जहाँ पे प्रोटॉन डोनेट करने वाली सब्सटेंसेस ना हो, एल्कोहल ना हो, आपका वाटर ना हो, इस टाइप का ना हो। ठीक है, तो अगर ये इससे रिएक्शन कर लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, अब ये देखिए क्या बनता है, ये HOH लिख सकते हैं, वाटर को HOH लिख सकते हैं, तो ये H जो है वो इस एल्किल के मतलब एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा ऐसा, और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा MgOH(X). ठीक है, तो क्या बन गया यहाँ पे, एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन बन गया। समझ में आ रहा है ना, ये एल्केन है। RH को एल्केन बोला जाता है, R को एल्काइल ग्रुप बोला जाता है और RH को एल्केन बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई बात ये है कि अगर एनहाइड्रस कंडीशन ना रहे और वहाँ पे कोई प्रोटॉन डोनेट करने वाला सब्सटेंस, एल्कोहल, वाटर या कोई एसिड हो, तो उस सिचुएशन में ग्रिग्नार्ड रिजेंट उस प्रोटॉन डोनेटिंग सब्सटेंस से रिएक्शन कर लेता है और एल्केन का फॉर्मेशन करता है। तो अब अगर एल्केन का फॉर्मेशन कर लिए तो हमारा तो ग्रिग्नार्ड रिजेंट खत्म हो गया है ना, कोई दूसरा रिएक्शन हो गया वहाँ पे, तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनहाइड्रस कंडीशन वहाँ पे प्रीफर करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट मस्ट बी टेकन प्लेस इन एनहाइड्रस कंडीशन, है ना, या फिर ग्रिग्नार्ड रिजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन द एनहाइड्रस कंडीशन। ठीक है, या फिर इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पे और क्या लिखा हुआ हो सकता है, एनहाइड्रस कंडीशन के अलावा यहाँ पे लिखा हुआ हो सकता है ड्राई ईथर। ठीक है, ईथर एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता। ठीक है, तो प्रोटॉन डोनेट नहीं करता है इसलिए ड्राई ईथर यहाँ पे लिखा हुआ है। एसीटोन लिखा हुआ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है बात, एसीटोन भी हो सकता है। एसीटोन भी प्रोटॉन डोनेट नहीं करता, मतलब हमको जब ग्रिग्नार्ड रिजेंट को बनाना है तो ऐसा मीडियम रखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई भी प्रोटॉन डोनेट करने वाला सब्सटेंस ना हो। प्रोटॉन कौन कौन डोनेट कर सकता है, तो एमीन्स वगैरह जो होते हैं वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके एल्कोहल कर सकता है, वाटर कर सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कर सकता है। समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ें जो है अगर प्रेजेंट हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो बनेगा वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसकी जगह पे बन जाएगा एल्केन। ठीक है, तो ये तो है आपका रिएक्शन विथ मेटल का एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा रिएक्शन विथ मेटल में एक और रिएक्शन आता है जिसको बोलते हैं वर्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, जिसको बोलते हैं वर्ट्ज रिएक्शन। तो वर्ट्ज रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ, नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा इसको, है ना। वर्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, वर्ट्ज रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, एलिफेटिक हेलो मतलब हेलो एल्केन का रिएक्शन, हेलो एरिन्स नहीं है, हेलो एल्केन का रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम से कराना है डायरेक्टली, सोडियम से कराना है डायरेक्टली इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, देखिए ये भी क्या है, हमारा जो सोडियम है ये भी
जो है एक्टिव मेटल होता है, और अगर यहाँ पे वाटर वगैरह प्रेजेंट रहेगा तो सोडियम जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और ये जो वर्ड्स रिएक्शन है ये प्रोसीड नहीं हो पाएगा, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इसको आपके 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, इसको भी आपके 2 मॉलिक्यूल्स लेना है, और यहाँ पे 2 एटम्स लेने सोडियम के, तो ये बनेगा R जिसको एल्केन बोला जाता है, और ये बन जाएगा 2Na(X), ठीक है। तो ये वर्ड्स रिएक्शन कहलाता है। अगर सोडियम का रिएक्शन हम हेलो एल्केन के साथ कराएं तो इसको क्या बोला जाएगा, वर्ड्स रिएक्शन बोला जाता है। इसी में एक और याद रखिए, फिटिग रिएक्शन, फिटिंग नहीं है ना, एन नहीं है, फिटिग है, FITTIG, फिटिग रिएक्शन, ठीक है। फिटिग रिएक्शन में क्या होगा कि हेलो एरीन्स के साथ हमको क्या करना है, सोडियम का रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, बाईफेनिल बनेगा, क्या बनेगा, बाईफेनिल बनेगा, समझ में आ रहा है। अगर हेलो एल्केन है तो वर्ड्स रिएक्शन बोलते हैं, और अगर हेलो एरीन्स हैं तो वहाँ पे उसको फिटिग रिएक्शन बोलेंगे, और अगर दोनों को मिला के, एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरीन को मिला के हम लोग रिएक्शन कराएं तो उसको क्या बोलेंगे, उसको वर्ड्स फिटिग रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन बोलेंगे, समझ में आ रहा है। अगर 2 हेलो एल्केन का रिएक्शन 2 सोडियम से करा दें तो वो वर्ड्स रिएक्शन है, और 2 हेलो एरीन का रिएक्शन अगर 2 सोडियम से करा दें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ पे भी ड्राई ईथर रहेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलवेज कीप इन योर माइंड, कहीं पे भी अगर सोडियम का रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे ड्राई ईथर या एसीटोन का यूज़ करना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, ड्राई ईथर या एसीटोन का यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, बाईफेनिल बन रहा है, और ये क्या बन रहा है, सोडियम हाइलाइड बनेगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ से मान लीजिए एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और एक एरिल हैलाइड लेते हैं, तो जो रिएक्शन होगा क्या होगा, एल्किल हैलाइड से हो गया वर्ड्स और एरिल हैलाइड से हो गया फिटिक, तो वर्ड्स फिटिक रिएक्शन बोलेंगे। चलिए समझ लेते हैं वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, जो जनरली क्वेश्चन में पूछा जाता है, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन पूछा जाता है, वर्ड्स और फिटिक को पर्टिकुलर नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक एल्किल हैलाइड ले लिए, दूसरा एरिल हैलाइड ले लिए, है ना, और इनका रिएक्शन करा दिए सोडियम के साथ, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा, ये तो हो गया हमारा फेनिल ग्रुप, ठीक है, और उसके ऊपर में जुड़ जाएगा R ग्रुप, और क्या बन जाएगा, 2Na(X) बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है ऊपर में, ये क्या है, ये है हमारा वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। क्या है हमारा, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। तो आप इनका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, पॉज करके लिख लेना, जैसा भी है आप जो चाहें, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, है ना। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक है फ्रेंड्स, और देखते रहिए मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।